नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेजी से बढ़कर 12.5% पर पहुंचने का अनुमान लगाया है। ये वृद्धि दर चीन के मुकाबले भी अधिक होगी। हालांकि चीन एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था रहा जिसकी वृद्धि दर 2020 में महामारी के दौरान भी सकारात्मक रही। आईएमएफ ने अपने सालाना वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में ये कहा है कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% के आसपास आ जाएगी। आईएमएफ का ये कहना है कि कोरोना महामारी के कारण 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 8% की गिरावट के बाद भारत की इकॉनमी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी। और इससे पहले मूडीज भी भारत पर भरोसा जता चुका है। मूडीज एनालिटिकल्स ने मार्च में अनुमान ये लगाया था कि देश की अर्थव्यवस्था 2021 में 12% की वृद्धि दर्ज करेगी। पिछले दिनों आरबीआई ने भी वी शेप रिकवरी की बात कही थी। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी पूर्व के अनुमान के मुकाबले मजबूत रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 में 6% और 2022 में 4.4% रहने का अनुमान है। पिछले साल 2020 में विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3.3% की गिरावट आई थी। कुल मिलाकर 2021 में अर्थव्यवस्था के तेजी से मजबूत होने के जो संकेत हैं वो दिख रहे हैं। हालांकि रिकवरी को लेकर विभिन्न देशों और देशों के भीतर जो गति है वो अलग अलग है। साथ ही संकट के कारण आर्थिक नुकसान को लेकर जोखिम जो है वो बना हुआ है। तो इसे लेकर जो चुनौतियां हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है और वो कौन से अहम फैक्टर हैं जो इस तेज रिकवरी को, इस वृद्धि को दर्शा रहे हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर अशोक विशुनदास हैं, निदेशक हैं आप एग्रो फाउंडेशन की। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे हैं, आप पूर्व विशेष सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आप दोनों का बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुभाष मैं आपसे करना चाहूंगी। विंटर ऑफ डिसकॉन्टेंट विल बी मेड ग्लोरियस समर, ये जो लाइनें हैं विलियम शेक्सपियर की, पिछले दिनों आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाशित अपने लेख में इसका जिक्र किया था और वी शेप रिकवरी को दर्शाया था। इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि पिछले कई दिनों से, महीनों से हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी संकेत, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और तेजी से वृद्धि दिखा रही हैं। हालिया रिपोर्ट जो आईएमएफ की है उसने भी 12.5% की वृद्धि दर्ज दिखाई है। ये संकेत क्या कहते हैं और इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि जब बजट पेश हुआ था उस समय बजट की कवरेज के समय भी मैंने चर्चा में भाग लिया था और इस बात को रेखांकित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस प्रकार से अक्टूबर में जो भविष्यवाणी की थी, अपना आकलन किया था इस हमारी विकास दर का जी। उसको किस प्रकार से जनवरी में कितने बढ़ाया। और तब उस समय भी मैंने ये कहा था कि ये अभी जिस तरह से करवट ली है अक्टूबर के बाद से स्थिति ने, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत जल्दी आईएमएफ अपने फोरकास्ट को रिवाइज करे और अपवर्ड रिवाइज करे। और वही हुआ। वो बजट के समय 11.5% था और अभी 12.5% है जी। और ये है रियल ग्रोथ रेट, यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो अगर मूल्य वृद्धि ना हो तो इतना बढ़ेगा। लेकिन अगर इसमें 3 से 4% की मूल्य वृद्धि को भी हम जोड़ लें तो करंट प्राइसेस पर जो सकल घरेलू उत्पाद है वो करीब 16% तक की रहे हैं, जो बजट के करीब 14 साढ़े 14% के उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। और इसके कारण ये स्पष्ट है, हम उसके संकेत तो देख ही रहे हैं अक्टूबर से, कि जो पहली तिमाही हमारी पिछले साल रही, दो महीने के कड़े लॉकडाउन से हमने जो तैयारी की इस महामारी से बचने के लिए, लड़ने के लिए, तो जो पहली तिमाही थी उसमें हमें बहुत बड़ा झटका लगा। एक तिमाही का करीब करीब 25% वो खत्म हो गया। तो 25% अगर एक तिमाही में खत्म हो जाए तो वो करीब 8% का, सालाना तौर पे करीब 8% का झटका है। तो इसलिए वो उसको मेंटेन कर पाना
उसको मेकअप कर पाना पूरे साल में मुश्किल था, और इस वजह से इस साल में हम पूरे साल में शायद 8% की सालाना कमी देखेंगे। जी। लेकिन इस कमजोरी के बाद हम अगले साल देख रहे हैं कि हमें इसमें 12% से ज्यादा की बढ़े हैं। हम्म। तो ये संकेत क्या है कि हमने जिस तरह से, सबसे पहली चीज है कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है, हमारे पास अनाज के प्रचुर भंडार हैं, और इस प्रकार की कोई समस्या नहीं कि किसी विपत्ति में हमें जो आधारभूत सुविधाओं के लिए जो भंडार हैं वो हमारे लिए काफी थे, तो उसमें उसका बहुत योगदान रहा। तो रूरल इकोनॉमी अभी भी एक बड़ा इंजन ऑफ ग्रोथ है, और वो आगे भी बना रहेगा। इसके अलावा जो जिस प्रकार से विकसित देशों ने अपने में बड़े, जैसे अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर प्रिंट करके बाजार में डाला है, तो उससे भी जो उसका कैपिटल जो भारत में आ रहा है, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, जी। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट कम हुआ है। तो इन सब पॉजिटिव्स को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सरकार ने बड़े समझदारी दिखाते हुए इस विपत्ति काल में अपने आगे की उस वृद्धि को बराबर बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा बल दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर जी। पर, और बजट में उस पर 35.5 लाख करोड़ में करीब 5.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित जो वृद्धि होगी वो हमें लंबे समय तक साथ देगी, जबकि कंजम्पशन पर बेस्ड अगर कोई वृद्धि होती है तो वो शॉर्ट टर्म होगी, वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसे वो हैं, और सबसे बड़ा सूचकांक इसका जो है, आप देख सकते हैं जीएसटी का, कि पिछले दिसंबर से हम बराबर देख रहे हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर, और अभी तो इस बार रिकॉर्ड 1,25,000 करोड़ है। तो ये कंजम्पशन का सूचक है, और आगे बात करें। बिल्कुल, मैं आपका रुख करूंगी। अगला प्रश्न मैं डॉक्टर अशोक आपसे ले लेना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं, और मूडीज हो या आईएमएफ हो, पिछले दिनों आरबीआई ने भी कहा, ये जो 2 डिजिट की जो है अर्थव्यवस्था वो जो दिखाई जा रही है। आर्थिक स्थिति के बेहतर होने की मुख्य वजहों की अगर हम बात करें, फैक्टर्स की बात करें, तो वो कौन से ऐसे कारण हैं आपकी नज़र में जो इस वृद्धि को, इस तेजी को, इस सुधार को दर्शा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वजह तो बहुत है, बट मेरी नज़र में 3 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से हम इसको बाउंस बैक कर रहे हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है फिर पटरी पे आ रही है, और जैसे आईएमएफ का आपने जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, तो और हमारे को पैनलिस्ट साहब भी कह रहे हैं। तो इसकी जो 3 वजह है, देखिए, एग्रीकल्चर, फूड और डिफेंस, इसकी वजह से हमारा जो आधार है, बहुत जो फंडामेंटल्स हैं वो एकदम सही बैठ रहे हैं। आप देखिए, एग्रीकल्चर इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और अगर आपकी कृषि व्यवस्था ठीक नहीं है, खाली पेट भजन भी नहीं होते। तो इतने कोविड में जो महामारी हो रही थी, हमने अपने जो हमारे नागरिक हैं भारत देश के 135 करोड़ लोगों को खिलाने के बाद तब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइस के हम सेकंड टॉप एक्सपोर्टर हैं, और भी कई जो एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं। तो वो उस समय ऐसा था, जो की सप्लाई है, की सप्लाई की वजह से हम बहुत ही रोबस्ट रहे, हमारी इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया। और दूसरा, हमने पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व को हमने ये संकेत दिया, जब हम पे कोई आपदा आती है, विदेशी या कहीं और की भी, तो हम अपने जो बॉर्डर्स हैं वो हम अपनी अच्छी तरह से डिफेंड कर सकते हैं। हम अपने बॉर्डर, तो जो डिफेंस पे जो सबसे ज्यादा जो मतलब एलोकेशन किया इस बजट में, इट वाज almost 14% of the entire budget, and it is the top most single budget जो हमारे डिफेंस में गया। इसका क्या संकेत जा रहा है कि जो डिफेंस पे जो खर्च होता है ना, when you have to come the sovereignty and territorial integrity of the country, no cost is high enough. Now आपने देखा होगा हमने कैसे अपने देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी, हमारे गृह मंत्री ने भी, सॉरी रक्षा मंत्री ने भी कहा था, हम 1 इंच अपने देश की भूमि को किसी को नहीं देंगे। तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस आया है, और हमारे देश के नागरिकों का भी, औरों का भी, फिर उसका इन्वेस्टमेंट में भी फर्क पड़ता बहुत सारे। एंड देन आत्मनिर्भर, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हेल्थ और एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर जो जो हमारी लाइफ है, लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये जी। दोनों में हमारे में बहस चलती रहती है। जो लेकिन लाइफ नहीं होगी तो लाइवलीहुड क्या करेगा? तो लाइफ पे हमने हेल्थ पे बहुत खर्चा किया है, डिफेंस पे किया है और एग्रीकल्चर को बहुत टॉप प्रायोरिटी दे। इस संदर्भ में मैं एक चीज और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं जी। कि जो हमारे एग्रीकल्चर में जो भारत ने हमारे हमारे इस सरकार ने, देखिए 1.5 टाइम्स जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उनकी कॉस्ट का, जो जो किसानों की कॉस्ट आती है उससे एटलीस्ट, मतलब वो मिनिमम है, जी। 1.5 गुना उस पे उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स किया है। उससे क्या है कि हमारे देश ने कहा है कि हम डबल इनकम करेंगे फार्मर्स की। और जब WTO में एग्रीकल्चर और जी। भले ही वो कुछ इस तरह से, हमने 1995 में ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और बाकी देशों में भी, AOA कहते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर WTO। जी। उसमें हमने ये कहा था कि हम 10% से ज्यादा इस पे नहीं देंगे सब्सिडी, और वो अंबर बॉक्स में आता है। उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट पॉइंट ये है कि हमें अगर दूसरे देश, विकसित देश कहते हैं कि आप WTO का उल्लंघन कहते हैं, किसानों को सब्सिडी नहीं दो, तो हमारे देश ने, हमारे वाणिज्य मंत्री ने WTO में खड़े होकर कहा था, और कई देश हमारे विरुद्ध हो गए कि कुछ भी हो जाए हम किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे, उनको कहेंगे। तो ये हमारी बड़ी शक्ति है। और एक चीज आप और भी कहना चाहूंगा, अगर हम कृषि में और अपने खाद्यान्न में अगर आत्मनिर्भर नहीं होते तो हम न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं कर पाते, जी। क्योंकि हमारी हमारी जो बागडोर है किसी और देशों के हाथ में होती। जी। 1974 देख लीजिए, चाहे 1998 देख लीजिए, हम न्यूक्लियर हुए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या FPI है, और भी लोग जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सारे फैक्टर बड़े बड़े अमूल्य हैं और हमें हमारे देश को विकसित होने में बहुत फायदा करता है। और इस वजह से हमारा, देखिए, जो की सप्लाईज हैं, जैसे फूड है, एग्रीकल्चर है, कई जगह अप्रैल मई जून जुलाई 2020 में बहुत कमी हुई थी। हमने सिर्फ न अपने देशवासियों, और आपने देखा होगा वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, कहीं भी हो हमारे जो नागरिक हैं किसी कारण से, और जो हमारे लेबर हैं कहीं और है, वहां भी उनको मुहैया कराया गया उनका, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है। और वो उसके लिए किसानों को कोटि कोटि प्रणाम, उन्होंने ये, बिल्कुल। कुल ये मिला के देखिए, जो भारत का जो फूड आत्मविश्वास कॉर्पोरेशन, है, जो आत्मनिर्भरता है और चुनौती को अवसर में बदलने की जो शक्ति थी, वो कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर दिखाई देती है और अर्थव्यवस्था में जो सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं वो इसका नतीजा है। आपकी बातों को लेकर मैं डॉक्टर सुभाष का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर सुभाष, इससे पहले IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि ये जो बदलाव है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो सरकार की बेहतर पॉलिसी की वजह से आया है। भारत ने महामारी के दौरान भी आर्थिक नतीजों से, उसके जो आर्थिक नतीजे हुए थे नकारात्मक, उनसे निपटने के लिए बेहद निर्णायक कदम उठाए, चुनौती को जिस तरीके से अवसर में बदला। आज आप देखिए कि कोरोना काल में भी FDI जो है वो सबसे ज़्यादा जो है निवेश जो है वो भारत में आया। वैक्सीन हब के रूप में दुनिया जो है वो भारत को देख रही है। जो वैक्सीन मैत्री पहल भी भारत ने शुरू की, तो भारत का आत्मविश्वास, भारत की आत्मनिर्भरता और सरकार की वो सारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं यहाँ कंट्रीब्यूट करती हैं। जी हाँ, जी हाँ अमृता जी, जैसे बताया कि जो जहाँ तक अभी एग्रीकल्चर की बात हो रही थी कि हमारे जो प्रचुर अनाज भंडार हैं, तो कि भोजन और वैक्सीन दोनों जो मूलभूत जरूरतें इस महामारी के समय में भारत ने आगे बढ़ के दुनिया को ये ऑफर किया है और दिया है कि हम अपने उसको सीमित संसाधनों में भी हम दुनिया के गरीब देशों की मदद करने के लिए तैयार हैं जी। और इस अवस्था में लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से विकास दर को हम बनाए रख सकें, इसके लिए तरह तरह के सुधार किए गए, तरह तरह की नई स्कीमें लागू की गई। तो इसमें हम जो कुछ पहले के कार्यक्रम चल रहे थे उनको और आगे बढ़ाते हुए, जैसे एग्रीकल्चर के अलावा एक दूसरा बड़ा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, जहां से हमें ज्यादा हाई क्वालिटी जॉब्स मिल सकते हैं
और एक जो बड़ी जनसंख्या जो कृषि पर या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है, उसको उससे जोड़ा जा सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से आधारित प्रोत्साहन की एक योजना पीएलआई स्कीम सरकार लाई कई सेक्टरों के लिए। तो जिसमें सरकार ने कहा कि अगर 1920 में एक बेस ईयर ले लिया, जिसमें जितना प्रोडक्शन हुआ था, उससे ज्यादा जितना ज्यादा प्रोडक्शन कंपनियां करेंगी, नई कंपनियां करेंगी जिनको ये इस तरह का परमिशन मिलेगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, सेल करेंगी, चाहे इंडिया में सेल करें या बाहर एक्सपोर्ट करें, तो उनको उसके उस एडिशनल सेल का एक्सपोर्ट का कुछ प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, जो कि अगर 5% को मान लें तो 2 लाख करोड़ का प्रोत्साहन सरकार ने घोषित किया, तो 5% मान लें तो इसका मतलब हुआ कि 40 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन की सरकार ने व्यवस्था की है जी। और ये करीब करीब 20% होता है एक साल के सकल घरेलू उत्पाद का। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे शिपिंग है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हर सेक्टर में आप देखिए बड़ी तेजी से योजनाओं में प्रगति हो रही है, काम चल रहा है और इस बात के लिए एक मजबूत आधारभूत ढांचा खड़ा हो रहा है, जो हमें आगे आने वाले कई समय तक इसको एक ड्यूरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ देगा। तो ये दोनों ही, मैन्युफैक्चरिंग भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये 2 और पिलर्स हैं एग्रीकल्चर के अलावा जो हमें इसमें मदद देंगे। बिल्कुल, आपने ड्यूरेबल और स्थायित्व की बात की है। मैं डॉक्टर अशोक आपका रुख करना चाहूँगी, क्या लगता है आपको अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए, इसके स्थायित्व के लिए सरकार हालांकि बेहतर कदम उठा रही है, लेकिन और किन मुद्दों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, किन सेक्टर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है और किस तरह की पॉलिसी मेकिंग आप समझते हैं कि उसकी ज़रूरत होगी? देखिए, ऐसा है कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन और स्किलिंग ऑफ द लेबर, क्योंकि हमारी जो भी इंडस्ट्री है अधिकांश ऐसी हैं जो लेबर इंटेंसिव है और लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, तो उसमें आपको अपग्रेड करनी है स्किल्स को। और जैसे एमएसएमई सेक्टर है और वो जो आज फॉर एग्जांपल जैसे विप्रो है, अब विप्रो कहां से शुरू हुआ? वो एमएसएमई से नहीं शुरू हुआ था, अब वो तो ऐसे ही बहुत सारी जो एमएसएमई यूनिट है, माइक्रो है, स्मॉल है, उसको हमें उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको अवसर प्रदान करने हैं और अवसर प्रदान करने के लिए उनको सही लेबर चाहिए और लेबर का मतलब है कि वो स्किल्ड भी होना चाहिए, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड नहीं। अब स्किलिंग अब बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल है, दैट इज नंबर 1। और कोई भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की विकसित तो जो आज से 200-300 साल पहले विकासशील थे, अब विकसित हैं, उनकी भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कोई भी ऐसा देश नहीं है आज की तारीख में जो विकसित है और 200-300 साल पहले विकासशील थे, वो कभी भी विकसित नहीं हुए बिना एक्सपोर्ट के। तो हमें एक्सपोर्ट को भी बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना है और एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है, वो एक कट्स अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, चाहे एग्रीकल्चर दीजिए, जैसे एग्रीकल्चर में अभी 35 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम इसको डबल करेंगे और 2024-25 तक उसको 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। आई मीन ये प्रिडिक्शन है, दिस इज माय असेसमेंट। तो उसमें क्या है कि उसमें भी स्किल चाहिए, तो एक तो स्किल अपग्रेडेशन चाहिए, उसके लिए आपको एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा, चुस्त रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन द जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो बहुत सही कदम है, उसका हमें लाभ मिलेगा। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग पॉपुलेशन है, दे आर वेरी इंथुजियास्टिक, तो उनको वो उत्साहित हैं और उनको अगर थोड़ा सा उनको हमें अगर सही दिशा दे दी तो वो हमारे स्किल्ड होके हमारा एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था और सुचारू रूप से चलेगी और दृढ़ होगी और फास्ट ग्रोथ होगी, एक्सीलरेशन होगा। तो एक तो ये, और जो हम लोगों ने जो इस बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने हेल्थ पे बहुत जोर दिया है, हेल्थ पे जोर दिया है, डिफेंस पे दिया है, एग्रीकल्चर पे दिया है। अब आपको ये बताऊंगा, आज से 30 साल पहले जब पहली बार हमारे मतलब
1991 में जो मुख्य हमारे रिफॉर्म्स हुए थे उसमें एग्रीकल्चर को एस्केप हो गया, वो बाईपास हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, हमने 1990 में क्या थोड़ी सी गलती की कि हमने रिफॉर्म कहां से शुरू किए, टॉप से, सर्विस सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से, और एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है वो बिल्कुल आधारभूत है उसको हमने नजरअंदाज कर दिया। अब आप देखिए कभी रॉकेट आप लॉन्च करते हैं तो आग कहां से देते हैं, ऊपर से देते हैं कि नीचे से देते हैं? जाहिर तौर तो पे हमने रिफॉर्म्स क्या भी जो गलती हैं की, हमने रॉकेट लॉन्च करना चाहा और ऊपर से उसको आग दिया। इसका मतलब हमने टर्शरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, वहां से लॉन्च करने की कोशिश की। एक्चुअली जब तक प्राइमरी सेक्टर को आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, डिमांड कहां से आएगी? डिमांड नहीं आएगी तो आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कहां से पनपेगा? तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल है अर्थशास्त्र का, उसमें आपको प्राइमरी सेक्टर को दुरुस्त रखना है। और इस सरकार ने इस बजट में एग्रीकल्चर पे बहुत तवज्जो दी है और वो मैं समझता हूं बहुत सही कदम है। और एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव आता है सेकेंडरी सेक्टर पे, टर्शरी सेक्टर पे। आपकी डिमांड एक्सपेंड होगी तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो कौन खरीदार होगा? बिल्कुल सर, और यही जो प्राइमरी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक मजबूत स्तंभ कह लें, आधार कर लें, कह लें, वो जो है वो प्रोवाइड करता है। डॉक्टर सुभाष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। हम जानते हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से भारत या पूरी दुनिया डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ी है, अर्थव्यवस्था को उबारने में ई कॉमर्स और डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है और डिजिटल इकोनॉमी की भी बात जो है वो की जा रही है। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप इसे? ये बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अभी नैस्कॉम जो है आईटी इंडस्ट्री की जो बॉडी है, उसने एक आकलन बजट से पहले किया था और ये बताया था कि अभी जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है करीब $300 बिलियन के करीब है और उनके अनुमान है कि 2025 तक ये 1000 बिलियन, 1 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। तो इसका ये और जो हमने इस महामारी काल में हमने देखा कि हर क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने का, चाहे वो एडटेक हो, एग्रीटेक हो, मेडिटेक हो, हेल्थ टेक हो, हर क्षेत्र में हमारे स्टार्टअप, हमारे इनोवेटर्स, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने ये दिखाया है। तो ये बहुत ये सारे सिलेंडर्स जो हैं ये फायर किए जा रहे हैं जो इस ग्रोथ को बनाए रखेंगे। हेल्थ की बात चल रही थी, महामारी के काल में सब हमारा फोकस उस पर आ गया है, हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ कॉन्शियसनेस और हेल्थ बजट में जो बूस्ट आया है। जब हेल्थ पॉलिसी 2017 में लगी तो उसमें एक टारगेट रखा गया था कि उस समय जो 1.2% जो सरकारी आधारित खर्च है हेल्थ सेक्टर में, उसको हम 2025 तक 2.5% करेंगे, करीब करीब दोगुना करेंगे। अब इसको देखते हुए लगता है कि वो दोगुना करना उससे पहले ही 2025 से पहले ही वो दुगना होने के आसार दिख रहे हैं और उसके ये मतलब उससे हेल्थ तो सुधरेगी ही सुधरेगी, लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री सुधरेगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। जैसे अगर डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आती है तो हमारे बॉर्डर तो सिक्योर होंगे ही होंगे, साथ साथ उस इंडस्ट्री को बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलेगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो हेल्थ, चाहे हेल्थ सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, डिफेंस सिक्योरिटी है, हर क्षेत्र में अगर रिफॉर्म किए जाए। और एक और क्षेत्र में मैं बात करूं जो सबके लिए सारे क्षेत्रों को प्रभावित करता है, श्रमिक सुधार। सरकार ने चारों लेबर का कोड पार्लियामेंट से पास कर दिए, अभी राज्य सरकारों से चर्चा करके उसके नियम बनाने की बात है। उससे आप देखेंगे कि आज जो 10% पूरी जो वर्कफोर्स है उसका 10% फॉर्मल है, उसका प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी है, बाकी 90% की प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी नहीं। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ही नहीं, उनको कैसे हम मदद पहुंचाएं। तो अगर ये श्रमिक सुधार कानून सारे पूरी तरह से लागू होते हैं तो 50-60% वर्कफोर्स को हम सोशल सिक्योरिटी दे पाएंगे और उससे भी ये होगा कि उनको तो जो सिक्योरिटी मिलेगी तो मिलेगी ही, उससे भी ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, उसका असर कहीं ना कहीं इकोनॉमी के बूस्ट होने में दिखाई देगा। एक आखिरी प्रश्न भी है जो बेहद महत्वपूर्ण है डॉक्टर अशोक, मैं आपसे पूछ लेना चाहूंगी, क्योंकि हम जा रहे हैं कि कोरोना काल से अभी हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं और
वायरस के नए वेरिएंट की बात करें या तेजी से दोबारा जो मामले बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, क्या इसका कोई झटका आप महसूस करेंगे? क्या हम इसको लेकर किस तरह की सतर्कता की जरूरत होगी? देखिए, ऐसा है कि हम जो कोविड-19 को जो पहली लहर आई थी, फर्स्ट वेव आई थी, उसको हमने किसी तरह से बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। जी। अब जो दूसरी है, तो हमारे पास जो तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे के बेस पे, उसके आधार पे मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उसका झटका बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से, जब हमें कोविड-19 के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके बावजूद भी हमने बहुत इसको साइंटिफिक तरीके से और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। और जो कोविड जो वैक्सीन है, वो अच्छी तरह से जो लॉजिस्टिकली और अदरवाइज भी इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। तो जो दूसरी लहर आएगी, हालांकि वो बहुत वेलकम नहीं है, बट अगर आ गई है, या ऐसे संकेत हैं कि दूसरी लहर आ रही है, कुछ डॉक्टर ये भी कह रहे तीसरी भी आ सकती है, तो हम उसमें सक्षम है उसको हैंडल करने में। देखिए, एक बार हम पे कोई अटैक कर लेता है, तो हम उसमें जागरूक नहीं थे, बिल्कुल। और पिछले साल सरकार ने दुनिया को ये दिखाया भी कि भारत कैसे जो है विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतियों में अवसर तलाशता है। और पिछले साल कई मोर्चों पे जो हमें कामयाबी मिली, या जो ग्रोथ रेट ऊपर हुआ कई मोर्चों पे, चाहे एफडीआई की बात करें और भी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि हम चुनौती में भी अवसर तलाश लेते हैं। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है वो लगातार बहुत ही सकारात्मक संदेश दे रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और इससे पहले भी जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत दिए। आरबीआई ने भी वी शेप रिकवरी की बात की थी, और बहुत सारे फैक्टर्स जो भारत सरकार की नीतियां हैं, कारोबारी माहौल को लेकर, या फिर पारदर्शी नीतियां, परिवर्तनकारी जो परिणाम उसके हुए हैं, जीएसटी हो, एफडीआई का ज़्यादा निवेश हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी में, और भारत का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी। आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।